स्वागत है आपका रात के हमसफर हिंदी कहानी में। यह कहानी है दो दिलों की, राधिका और कालिया, जो समाज की कठोर दीवारों और परंपराओं की जंजीरों के बीच भी अपने प्रेम की रोशनी ढूंढते हैं। गांव की हवेली और चरवाहे के जीवन की जमीन पर जन्मा यह प्रेम डर और झूठे अहंकार से लड़कर साहस की मिट्टी में पनपा। यह केवल प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है मानवता की जीत, समझ और दिल की स्वतंत्रता की। और जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपके मन की गांठें ढीली होंगी, सांसें लंबी और गहरी होने लगेंगी और नींद की नरम चादर आपको अपने में समेट लेगी। अगर ऐसी कोमल कहानियां आपको भी सपनों की ओर ले जाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात हम एक नया आसमान खोलते हैं जहां सुकून, अपनापन और अनकही कहानियां आपका इंतजार करती हैं। तो अब बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव की खामोशी से हमें सुन रहे हैं, और घड़ी की सुई इस वक्त रात का कौन सा पहर दिखा रही है? आपका हर छोटा कमेंट, हर प्यारा इशारा मुझे ये एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं बैठे हैं मेरे पास, इस नींद भरे सफर में। तो आइए अब रोशनी धीमी कर लीजिए, रात की हवा की सरसराहट सुनिए और धीरे से आंखें मूंद लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में बसा छोटा सा गांव था रामपुर। यह गांव ना बहुत बड़ा था, ना बहुत छोटा। चारों ओर हरियाली थी, गेहूं के खेत, सरसों की पीली चादर, दूर तक फैली कच्ची पगंडियां और हवा में मिट्टी की वह महक जो मन को शांति देती है। इसी गांव के किनारे एक पुराना, थोड़ा सा टेढ़ा कच्चा मकान था, जिसमें रहता था कालिया, एक लंगड़ा चरवाहा। उसके पैर में बचपन की बीमारी के कारण कमजोरी आ गई थी। चलने में वह थोड़ा झुक जाता था, जिससे गांव वाले उसे लंगड़ा कालिया कहकर पुकारते थे। पर उसके मन में कोई शिकायत ना थी। वह हर सुबह सूरज उगने के साथ उठता, चुपचाप गायों को खोलता और चरवाही के लिए निकल जाता। उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। पिता ने दूसरी शादी की और धीरे धीरे कालिया घर में अकेला पड़ता चला गया। ना तो वह किसी से बहस करता, ना शिकायत। उसके लिए बस गायें ही उसका परिवार थी, खासकर एक गाय गौरी। गौरी पूरी सफेद थी, माथे पर भूरा टीका सा निशान था। गौरी जब उसे देखती, उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में अपनापन झलक जाता। गांव के लोग कहते थे कि जानवर दिल को पहचानते हैं, और यह बात गौरी और कालिया को देखकर सही भी लगती थी। सावन का महीना आने पर रामपुर के पास हर साल भैरवनाथ का बड़ा मेला लगता था। गांव के बच्चे महीनों से पैसे जोड़ते नई चूड़ियां, मिठाई, खिलौने और झूले का मजा लेने के लिए उत्साहित रहते। लेकिन कालिया के पास कभी पैसे नहीं होते थे। वह बस मेले को दूर से देख लेता। लेकिन मेले में उसे एक चीज बहुत भाती थी, बांसुरी। हर साल एक बूढ़ा बांसुरी वाला आता और मीठी धुनें बजाता, जिसे सुनकर हवा भी रुक जाती थी। कालिया चुपचाप किनारे बैठकर उसकी बांसुरी सुनता और मन ही मन सोचता, काश मेरे पास भी एक बांसुरी होती। उसका जीवन सरल था, पर उसके दिल में गहरा संगीत था। वह कम बोलता था, ज्यादा महसूस करता था। लोग उसके अपंग शरीर को देखते थे, पर उसके अंदर की मासूमियत किसी की नजर में नहीं आती थी। पर दुनिया में हर चीज एक समय पर बदलती है। उस आने वाले मेले में कुछ ऐसा होने वाला था जो कालिया की किस्मत की दिशा बदल देगा। सावन का महीना आ चुका था। आसमान में बादल घिरने लगे थे। कभी हल्की फुहारें गिरती, कभी ठंडी हवा चलती। गांव के लोग खेतों की हरियाली देखकर खुश थे, क्योंकि इसी मौसम में धरती फिर से जी उठती है। और इसी मौसम में लगता था भैरवनाथ का मेला, जिसका इंतजार रामपुर के हर बच्चे और बड़े को बराबर रहता था। कालिया रोज की तरह गायों को लेकर मैदान की ओर निकला था। उसकी चाल में हल्का झुकाव तो था, पर मन में आज एक अजीब सी चमक थी। उसे लग रहा था जैसे इस सावन में कुछ अलग होने वाला है। उसने दूर पेड़ों के झुंड के बीच से मेले के झंडे लहराते देखे और उसकी आंखें चमक उठी। वह हर साल सिर्फ दूर से देख पाता था, पर इस बार उसके दिल में बांसुरी को पाने की बेहद गहरी चाह जागी हुई थी। गौरी आज भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, जैसे उसे भी पता हो कि उसका मालिक कुछ सोच रहा है।
कालिया ने गौरी को धीरे से सहलाया और बोला, गौरी, काश कि इस बार बांसुरी मिल जाए, मैं तुझे भी सुनाऊंगा। गौरी ने हल्की सी हूं हूं की आवाज निकाली, जैसे वह उसकी बात समझ गई हो। शाम को जब सूरज ढलने लगा, आसमान हल्का गुलाबी हो गया और गांव लौटने का समय हुआ। तभी दूर से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दी। वह धुन हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची और उसके दिल के भीतर तक उतर गई। जिस बूढ़े बांसुरी वाले को वह हर साल देखता था, वह फिर आ चुका था। कालिया ने गायों को जल्दी जल्दी बाड़े में छोड़ा और लंगड़ाता हुआ मेले की ओर भागा। लोग उसे देखकर कहते जा रहे थे, अरे देखो देखो, लंगड़ा कालिया भी मेला देखने जा रहा है। पर उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके कदम धीमे थे, पर सपना तेज था। मेले में पहुंचकर वह भीड़ के पीछे खड़ा हो गया। सामने एक बूढ़ा आदमी फटी धोती, कुर्ता और एक पुरानी पगड़ी में बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी और शांत थीं। वह बांसुरी बजा रहा था, ऐसी धुन जैसे बारिश में धरती मुस्कुरा रही हो। कालिया की आंखें उसे देखकर ठहर गईं। उसे ऐसा लगा मानो सारी दुनिया रुक गई है। बांसुरी का संगीत उसके अंदर की खाली जगहों को भर रहा था। धुन खत्म होने पर बूढ़े ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर सीधे कालिया पर पड़ी। एक पल के लिए जैसे दोनों के बीच मौन संवाद हो गया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें बांसुरी पसंद है? कालिया ने धीरे से सिर हिलाया। आवाज जैसे गले में फंस गई हो। बहुत, बस इतना ही बोल पाया। बूढ़े ने उसे पास बुलाया। भीड़ ने रास्ता दिया। शायद संगीत में इंसान की पहचान होती है। पता, पैसे है बांसुरी खरीदने को? बूढ़ा बोला। कालिया ने खाली जेब को छू लिया और चुप हो गया। उसकी आंखों में पानी आ गया, पर उसने सिर नहीं झुकाया। बूढ़े ने उसकी आंखों को देखा। वहां इच्छा थी, लेकिन लालच नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, बांसुरी पैसे से नहीं, दिल से बजाई जाती है। अगर दिल सच्चा हो तो बांसुरी खुद बजना सिखाती है। फिर उसने अपनी पुरानी बांसुरी कालिया की ओर बढ़ा दी। कालिया चौंक गया। ये मेरे लिए? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, यह तुम्हारी है। तुम्हारे सूर में मिट्टी की खुशबू है बेटा, इसे संभालना। कालिया के हाथ कांप रहे थे। उसने बांसुरी को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह बांसुरी उसका जीवन बदलने वाली है। उस रात कालिया देर तक सो नहीं पाया। उसकी झोपड़ी में बस एक छोटा सा दिया जल रहा था और हाथों में वह बांसुरी जो उसे मेला में बूढ़े संगीतकार ने दी थी। वह बांसुरी को बार बार घुमाकर देखता, उसके छेदों पर उंगलियां रखता और फिर कान के पास ले जाकर उसकी नाली में से आती हल्की बांस की खुशबू को महसूस करता। वह खुश था, इतना खुश कि उसे लगा जैसे बचपन में खोई हुई उसकी हंसी लौट आई हो। लेकिन खुशी के साथ एक डर भी था। क्या वह बांसुरी बजा पाएगा? क्या उसके हाथ सीखेंगे? क्या धुन उसके अंदर से निकलेगी? उसने धीरे से बांसुरी को होठों पर रखा और फूंक मारी। धुन तो दूर, एक अजीब सी कर्कश आवाज निकली। गौरी जो बाहर बंधी थी, उसने भी गर्दन उठाकर उसे आश्चर्य से देखा। कालिया खुद थोड़ा हंस पड़ा। अगली सुबह वह गायों को लेकर चरवाही के लिए खेतों की ओर गया। गौरी उसके पास चल रही थी और बांसुरी उसकी धोती की गांठ में बंधी थी। चारों ओर शांति थी, बस पेड़ों पर कोयल की आवाज और घास चबाती गायों की धीमी धीमी सरसराहट। वह पेड़ के नीचे बैठा और फिर से बांसुरी बजाने की कोशिश करने लगा। कई बार कोशिश की, कई बार धुन टूटी, कई बार आवाज बिखर गई, पर वह हार नहीं मान रहा था। दूर से जाते चरवाहे लड़के ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे लंगड़ा, तू क्या संगीतकार बनेगा? बांसुरी नहीं, फूंक भोंपू बजा रहा है। कुछ और बच्चे भी हंसने लगे। कोई कहने लगा, अगर तू बांसुरी बजा लेगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। सब हंस रहे थे, पर कालिया नहीं हंसा। उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस धीरे से अपनी उंगली बांसुरी के छेदों पर जमाई और फिर से कोशिश की। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना दुख,
बस धैर्य था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे गौरी उसके बिल्कुल पास बैठ गई, जैसे वह कह रही हो, मैं हूं ना, तू बजा, कोई बात नहीं। शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था, तभी अचानक पहली बार एक हल्की सी मीठी धुन निकली। बहुत छोटी, बहुत नरम, पर सच्ची। कालिया के होंठ खुल गए, उसके चेहरे पर रोशनी फैल गई, जैसे सूरज उसके अंदर उगाया हो। वह धुन छोटी थी, पर वह धुन उसकी विजय थी। उसने आसमान की ओर देखा, मानो बूढ़े संगीतकार को धन्यवाद कह रहा हो। गौरी हल्का सा रंभाई, मानो वह भी ताली बजा रही हो। आने वाले दिनों में चरवाही के समय कालिया पहले की तरह खेतों में बैठ जाता, गौरी उसके पास होती और वह चुपचाप बांसुरी उठाकर फूंक मारता। पहले धुन टूटती थी, फिर सुधरती थी, फिर बिगड़ जाती, मगर उसके चेहरे पर कभी हार नहीं आती थी। उसकी उंगलियों में धीरे धीरे एक लय आने लगी थी। उसकी सांसों में एक सांझ का संगीत जन्म लेने लगा था। गांव के लोग अभी भी उसे देखकर हंसते थे। अरे, ये संगीतकार अब ये गाना सिखाएगा हमें। देखो देखो, लंगड़ा कालिया कलाकार बन गया। बोलती जबानें तेज थीं, पर दिलों में समझ कम थी। पर एक चीज बदल रही थी। गांव के बच्चों की हंसी अब धीमी होने लगी थी। कुछ बच्चे दूर से चुपचाप सुनने भी लगते, क्योंकि कालिया की धुनों में अब ममत्व था, शांत पानी जैसा बहाव था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों पर सुनहरी धूप बिखरी थी, कालिया एक पुराने पीपल के नीचे बैठा था। हवा ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। उसने बांसुरी होठों से लगाई और अचानक उसके अंदर से एक ऐसी गहरी, मीठी और भावपूर्ण धुन निकली। ऐसा लगा जैसे धरती ने श्वास ले ली हो, जैसे हवा रुक गई हो, जैसे सूरज ठहर गया हो। धुन में वो दर्द था जो किसी को बताया नहीं जा सकता। धुन सुनकर गौरी ने आंखें बंद कर ली। पास की नदी ने जैसे बहना धीमा कर दिया। कुछ ग्रामीण जो वहां से गुजर रहे थे रुक गए। वे बस चुपचाप सुनते रहे। वो बस चुपचाप सुनते रहे। उस दिन किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। जो आवाज दिल से निकलती है, वो दिल तक पहुंचती है। गांव के बूढ़े पंडित ने दूर से यह दृश्य देखा। उन्होंने धीरे से कहा, यह धुन ईश्वर की देन है, यह साधारण लड़का नहीं। पर बात अभी वही खत्म नहीं हुई थी। किस्मत, जिसे कोई नहीं देखता, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। क्योंकि उसी शाम गांव में एक नया मेहमान आया, एक अमीर जमींदार जो रामपुर के खेत खरीदने आया था। उसके साथ एक युवा लड़की थी, शांत, सुंदर और बड़ी आंखों वाली। और जब वह गांव में घूमते घूमते पीपल के पेड़ तक पहुंची, उसने भी वह धुन सुनी और उसकी आंखें ठहर गई। वह धुन उसके दिल को छू गई। यही वह पल था जब दो जिंदगियों की राहें पहली बार टकराईं। सूरज ढलने के समय खेतों के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कालिया उस दिन भी बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर गेहूं के खेतों पर गिरती सुनहरी रोशनी गांव को शांत बना रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे बांसुरी के छेदों पर जमी और उसकी सांसों में एक नई लय जागी। थोड़ी देर पहले तक जो सुर टूटते थे, बिखरते थे, वह अचानक उस शाम एक मीठी, नरम और गहरी धुन में बदल गए। ऐसा लगा जैसे बांसुरी नहीं, दिल बोल रहा हो। गौरी पास बैठी थी, आंखें आधी बंद किए हुए, जैसे वह भी उस धुन को महसूस कर रही हो। उसी समय गांव में आए नए जमींदार की बेटी राधिका वहीं से गुजर रही थी। वह गांव को समझने और देखने निकली थी, पर उसका मन कहीं नहीं टिक पा रहा था। लेकिन जैसे ही यह धुन उसके कानों तक पहुंची, वह अनायास ही चलकर उस पीपल के पेड़ के पास आ गई जहां कालिया बैठा था। उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा। फटे पुराने कपड़े, धूप और मेहनत से काला पड़ा चेहरा और एक लंगड़ाता शरीर, पर उसकी आंखों में जो शांत गहराई थी, वह किसी महल में पली लड़की ने पहले कभी नहीं देखी थी। धुन खत्म होते ही राधिका कुछ पल तक चुप रही, जैसे उसके अंदर कुछ हिल गया हो। फिर वह धीरे और नरम आवाज में बोली, ये धुन बहुत सुंदर थी। कालिया चौंक गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसकी संगीत को सुन भी रहा है। उसने झट से निगाहें नीचे कर ली और धीमी आवाज में बस इतना कहा, मैं तो बस कोशिश कर रहा था। राधिका हल्का मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में सम्मान था, मजाक नहीं। उसने कहा, कोशिश नहीं, ये कला है। ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने सूखे दिल पर पानी डाल दिया हो। किसी ने पहली बार उसे और उसके संगीत को कीमत दी थी। लेकिन गांव में कोई बात छिपती कहाँ है। कुछ लोग दूर से ये सब देख रहे थे। उनके मन में सवाल, आश्चर्य और थोड़ी ईर्ष्या जाग गई। शाम तक हर घर में यही चर्चा होने लगी, अरे जमींदार की लड़की ने लंगड़े चरवाहे से बात की है। कई लोग हंसे, कई ने सिर हिलाया और कई ने इसे मजाक बनाया। पर इन फुसफुसाहटों से दूर कालिया अपनी झोपड़ी में लौटा और बांसुरी को अपनी छाती से लगाकर लेट गया। इतने सालों में उसने बहुत ताने सुने थे, बहुत अपमान झेला था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को छुआ था। और राधिका भी गांव के बड़े मकान में तो लौट गई, पर उसका मन वहीं रह गया, उस धुन, उस बांसुरी और उस शांत आंखों वाले चरवाहे के पास। उस रात दोनों नहीं सोए, पर दोनों ने कुछ कहा भी नहीं, पर दिल में कुछ नया जन्म ले चुका था। अगले कुछ दिनों तक गांव में एक हल्की सी खामोशी थी, पर उस खामोशी के भीतर फुसफुसाहटें छिपी थी। चौपाल पर बैठे बूढ़े, कुएं पर पानी भरती औरतें और खेतों में काम करते मजदूर, सभी के बीच एक ही बात घूम रही थी कि जमींदार की बेटी राधिका ने उस लंगड़े चरवाहे से बात की थी। बात भले छोटी थी, पर गांव के लिए यह कोई साधारण घटना नहीं थी। गांव की दुनिया बातों और मान अपमान के धागे से चलती थी, और अब लोग इस धागे को खींचने लगे थे। पर इन बातों का प्रभाव कालिया पर उतना नहीं पड़ा। वह तो पहले की तरह रोज गायों को लेकर खेतों में जाता और बांसुरी बजाने की कोशिश जारी रखता। फर्क बस इतना था कि अब उसकी बांसुरी की धुन में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था। उसके दिल में एक उजाला था जो किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं, बल्कि पहचान मिलने से आया था। उसने जीवन में पहली बार महसूस किया कि शायद वह भी कुछ है, वह भी किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर राधिका भी उस दिन की धुन को भूल नहीं पा रही थी। शहर में पली बढ़ी होने के बावजूद उसे गांव की सरलता में एक सच्चाई दिखती थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह रोज गांव घूमना चाहती है। पिता ने समझा कि यह सिर्फ साधारण जिज्ञासा है और उसे अनुमति दे दी। पर राधिका के मन में एक ही सवाल था, क्या वह फिर उस बांसुरी की धुन सुन पाएगी? कुछ दिनों बाद वह फिर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। सूरज ढलने वाला था, हवा में खेतों की मिट्टी की महक थी और दूर कहीं गायों की घंटियों की धीमी आवाज चल रही थी। और वहां जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, वही बांसुरी की नरम धुन फिर से गूंज रही थी। धुन पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा स्थिर और ज्यादा गहरी थी। राधिका बिना बोले पास आकर चुपचाप बैठ गई। इस बार कालिया ने उसे आते हुए देख लिया, पर उसने घबराहट की बजाय एक शांत मुस्कान के साथ धुन बजाते रहना चुना। यह पहली बार था जब वह किसी की मौजूदगी में बिना डर के अपने आप था। धुन खत्म होने पर दोनों के बीच एक लंबी खामोशी रही, पर वह बेचैन खामोशी नहीं थी, वह संवाद वाली खामोशी थी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। राधिका ने धीरे से कहा, तुम्हारी धुन में दर्द है पर उसमें उम्मीद भी है। कालिया ने सिर्फ इतना कहा, शायद दर्द ही तो सुर बनाता है। इन शब्दों में ना प्यार था, ना इजहार, पर दिल एक दूसरे तक पहुंच गए थे। इन शब्दों में राधिका रोज उसी पेड़ के पास आने लगी। वह कभी बातें करती, कभी चुप रहती और कभी बस धुन सुनती। उन दोनों के बीच जो रिश्ता बन रहा था वह धीमा, गहरा और शांत था, बिना कहे समझ लिया जाने वाला। लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं होती। गांव ने अब देखना बंद नहीं किया था, अब गांव सोचने लगा था। और जब समाज सोचने लगता है तो कहानी का रास्ता बदलने लगता है। धीरे धीरे गांव में चर्चाएं अब फुसफुसाहटों से बढ़कर खुले तानों में बदलने लगी।
चौपाल पर बैठे कुछ लोग अब कालिया के गुजरते ही व्यंग्य करते। कोई कहता, देखो लंगड़ा अब जमींदार की बेटी को सीख देगा संगीत। दूसरे हंसते हुए बोलते, अरे सपना देखता है शहर वाली रानी को पाने का। कालिया यह सब सुनता पर जवाब नहीं देता। उसके अंदर कहीं गहरी जगह पर चोट लगती थी, पर वह उस दर्द को बांसुरी की धुन में छिपा देता था। और राधिका तक भी ये बातें पहुंचने लगी थी। पहले तो वह चुप रही, सोचती रही कि शायद लोग समय के साथ शांत हो जाएंगे। लेकिन जब उसने अपने ही घर के नौकरों को हंसते हुए कहते सुना कि बिटिया जी तो ग्वाले से दोस्ती बढ़ा रही हैं, तब उसके भीतर भी गुस्से और अपमान की चिंगारी उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि समाज के नियम अच्छे बुरे नहीं होते, बस कठोर और अंधे होते हैं। एक शाम राधिका हमेशा की तरह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची, पर आज कालिया की धुन बदल गई थी। वह धुन पहले जैसी मीठी नहीं थी, उसमें चोट, तड़प और संघर्ष की लकीरें थीं। राधिका चुप रही। उसने उसकी आंखों में देखा तो पाया कि उनमें एक गहरी थकी हुई उदासी थी, जो किसी शरीर का दर्द नहीं बल्कि दिल का घाव था। राधिका ने धीरे से पूछा, तुम धुन में दर्द क्यों बढ़ा रहे हो? कालिया ने बांसुरी को घुटनों पर रखा और धीमे स्वर में कहा, क्योंकि लोग तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हें भी चोट पहुंचाने लगे हैं, और मुझे यह सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। राधिका के मन में जैसे कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ संगीत या परिचय नहीं है, यह आत्मा का जुड़ना है। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ बैठती रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। यह सुनकर कालिया के चेहरे पर एक हल्की पर गहरी मुस्कान उभरी, पर यह मुस्कान खुशी की नहीं थी, यह कृतज्ञता और भय के मिश्रण की थी, क्योंकि वह जानता था जब एक लड़की समाज के खिलाफ खड़ी होती है तब तूफान सिर्फ शुरू होता रहे। उधर गांव के बुजुर्ग अब इस बात को गांव की इज्जत का सवाल कहने लगे थे। कुछ औरतें राधिका की मां तक शिकायत ले आई। चौपाल में इस विषय पर चर्चा होने लगी। सबका नतीजा एक ही था, यह रिश्ता नहीं चल सकता। गांव की बातें अब धीरे धीरे हवा नहीं रही, बल्कि तूफान बनकर जमींदार रामपाल सिंह के कानों तक पहुंच चुकी थी। पहले उन्होंने इसे अफवाह समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन जब 3 अलग अलग लोग अलग अलग समय पर वही बात कह गए तो उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी, जो शहर के कॉलेज में पढ़ी थी, जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे थे, वह एक लंगड़े चरवाहे के साथ समय बिता रही है। उस रात हवेली में माहौल भारी था। राधिका जब अंदर आई तो पिता के चेहरे पर एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें गुस्सा और चोट दोनों छिपे थे। रामपाल सिंह ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में पूछा, गांव में जो बातें चल रही हैं, क्या वे सच है? राधिका ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं कालिया से मिलती हूँ। यह सुनते ही कमरे का वातावरण टूट गया, जैसे किसी ने कांच गिरा दिया हो। रामपाल सिंह की आंखों में अपमान की चिंगारियां दहक उठी। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और गुस्से में बोले, वह एक चरवाहा है, एक लंगड़ा। तुम जमींदार की बेटी हो। राधिका ने अपने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, वो इंसान है और अच्छा इंसान है। यह वाक्य रामपाल सिंह के दिल में सीधी चोट की तरह लगा। उनका गुस्सा अब सिर्फ समाज का नहीं बल्कि अहंकार का हो गया था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम उस जगह नहीं जाओगी, उससे मिलना बंद, यह मेरा फैसला है। राधिका ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में दर्द और विरोध दोनों थे। उधर कालिया को अभी तक इस सब का पता नहीं था। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे आज भी बांसुरी की मधुर धुन बजा रहा था। लेकिन उस दिन राधिका नहीं आई। पहली बार उसके दिल में चिंता की लहर उठी। उसने सोचा शायद देर हो गई होगी। वो हर आने वाली परछाई को ध्यान से देखता रहा, पर सूरज डूब गया और राधिका नहीं आई। उस रात उसका मन बेचैन था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि धुन में आज सुर क्यों नहीं है। उसने बांसुरी को पास रखकर आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा,
शायद तूफान शुरू हो चुका है। अगले दिन जब गांव वालों ने कालिया को अकेला बैठा देखा, उन्होंने हंसते हुए कटाक्ष किए। एक ने कहा, रानी अब नहीं आएगी, चलो अब बांसुरी बंद कर दे। दूसरे ने चुटकी ली, ये दुनिया सपनों से नहीं चलती, समझ ले। कालिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक भारी पत्थर रखा हुआ सा महसूस हुआ। फिर भी उसने एक बात तय की, वह डरकर रुकने वालों में से नहीं है। एक राधिका से मिलने की कोशिश करेगा। अगली सुबह सूरज तो सामान्य ही उगा, लेकिन हवेली के बाहर माहौल सामान्य नहीं था। राधिका की आंखों में नींद कम और बेचैनी ज्यादा थी। रात भर वह यही सोचती रही कि क्या उसने गलत किया या सही, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, कालिया उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति था। फिर भी पिता के शब्द उसके मन में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उधर गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे कालिया बेचैनी से इंतजार कर रहा था। आज उसकी बांसुरी उसके हाथ में थी, पर धुन गायब थी, जैसे सुर भी राधिका के आने पर निर्भर थे। कुछ देर बाद उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसे लेने में उसे डर भी था और साहस भी। वह पहली बार हवेली की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन इरादा अडिग। गांव के लोग उसे जाते देख अब मौन हो गए। उनकी आंखों में आश्चर्य, उपेक्षा और तमाशा देखने की उत्सुकता थी। किसी को लगा वह पागल हो गया है, किसी को लगा वह हार मानने आया है, पर कालिया ना हारने आया था ना लड़ने, वह बस सच बोलने आया था। हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंचकर कालिया रुका। दरबान उसे देखकर चौंका। उसके चेहरे पर उपहास की झलक थी। वह बोला, यह हवेली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, लौट जाओ। कालिया ने शांत स्वर में कहा, मैं राधिका से मिलना चाहता हूं। दरबान ने हंसकर कहा, ऐसे ही सोच लिया कि बुला लेंगे। उसी समय भीतर से जमींदार रामपाल सिंह निकल आए। उनकी नजरों में कालिया को देखकर गुस्से, अपमान और क्रोध का तूफान उमड़ आया। उन्होंने ठंडी धारदार आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? कालिया ने सिर झुकाया नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, आपकी बेटी ने मेरे जीवन में इंसान होने की पहचान दी है। मैं उसे सिर्फ यह बताने आया हूं कि मैं उससे मिलने से नहीं डरता। रामपाल सिंह तड़प कर बोले, यह रिश्ता नामुमकिन है, समाज हंसेगा मुझ पर। कालिया ने धीरे से उत्तर दिया, समाज की नजरों में इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं, उसकी ऊंचाई, जमीन और चलने के ढंग से तय होती है। लेकिन राधिका ने मुझे इंसान समझा है, और यही फर्क है। उन शब्दों ने पल भर के लिए हवा रोक दी। उसी क्षण ऊपर की खिड़की से राधिका ने कालिया को देख लिया। उसकी आंखों में खुशी, राहत और डर तीनों थे, पर वह नीचे नहीं आई, क्योंकि पिता के सामने आने की हिम्मत दिल में तूफान होते हुए भी कभी आसान नहीं होती। रामपाल सिंह ने दरवाजा बंद करवाते हुए कहा, आज के बाद इस हवेली में मेरी बेटी से दूर रहो। तुमने सिर्फ मेरे घर को नहीं, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। कालिया कुछ पल शांत रहा, फिर उसने सिर्फ एक बात कही, स्वाभिमान दूसरों के दिलों को कुचल कर नहीं, उन्हें समझ कर बनता है। और वह मुड़कर चला गया, धीमे कदमों से, पर टूटे हुए नहीं। राधिका खिड़की पर हाथ रख के रो रही थी। कालिया चलते हुए पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि वह जानता था भी हवेली के अंदर अब राधिका के लिए दुनिया अचानक बहुत छोटी हो गई थी। पहले जहां वह खुले आंगन में बैठकर फूल चुनती थी, वही हवेली अब उसके लिए एक कैद बन गई थी। उसके कमरे का दरवाजा अब भीतर से बंद कर दिया गया था। मां ने कहा कि यह उसकी भलाई के लिए है, लेकिन राधिका जानती थी यह समाज के डर की वजह से है। खिड़की से बाहर झांकते हुए राधिका की निगाहें अक्सर पीपल के पेड़ की तरफ चली जाती थी। वही जगह जहां वह शांति पाती थी, जहां बांसुरी की मीठी धुन उसे अपनेपन का एहसास कराती थी। अब उसके और उस जगह के बीच लोहे का दरवाजा, पिता की नाराजगी और गांव की बातें खड़ी थी। उधर कालिया का दिल भी भारी था। वह रोज की तरह पीपल के पेड़ के नीचे तो बैठा, लेकिन इस बार उसके दिल में शब्द थे, धुन नहीं। उसने बांसुरी को उठाया,
होठों से लगाया पर सुर नहीं निकला, जैसे उसकी सांसें भी थक गई हों। आज बांसुरी भी चुप थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे और हंसते हुए बोले, अब क्या होगा तेरी मोहब्बत का। कोई बोला, रानी अब नहीं आएगी ग्वाले से मिलने। वे चले गए, लेकिन उनके शब्द हवा में कांटों की तरह चुभते रहे। उसी शाम राधिका खिड़की पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उसे लगा कि बहुत दूर से एक बहुत धीमी सी बांसुरी की आवाज आ रही है। शायद वह सिर्फ उसका भ्रम था, पर उस भ्रम ने ही उसे हिम्मत दी। अगले दिन गांव के 4 लड़के, जो खुद को गांव की इज्जत का रक्षक समझते थे, पीपल के पेड़ के पास आए। उन्होंने कालिया पर ताने कसे, 2-4 धक्के भी दिए, और सबसे बड़ा जुल्म, उसकी बांसुरी तोड़ दी। बांसुरी 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर गई। कालिया ने उसे उठाया। वह रोया नहीं। उसने बस धीमी आवाज में कहा, धुन जब दिल में होती है तो बांसुरी की जरूरत नहीं पड़ती। वह शब्द कमजोरी नहीं, नई शुरुआत की घोषणा थे। रात बहुत लंबी थी, लेकिन नींद राधिका की आंखों से कोसों दूर थी। हवेली के कमरे में सन्नाटा था। खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी कमरे को एक ठंडे शांत उजाले में ढक रही थी, पर उसके दिल के भीतर तूफान चल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया किसी ने अचानक बांध दी हो, जैसे उसके मन की उड़ान को बिना इजाजत के कैद कर लिया गया हो। उसने खुद से एक ही सवाल बार बार पूछा, क्या प्रेम करना कोई अपराध है? और हर बार दिल से एक ही उत्तर आता, नहीं, प्रेम कभी गलत नहीं होता। दूसरी ओर उसी रात कालिया पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। टूटी हुई बांसुरी उसके पास पड़ी थी। वह बांसुरी जो उसकी आवाज थी, उसकी पहचान थी, उसका सारा संसार थी। लेकिन आज वह टूटी हुई थी। फिर भी कालिया के चेहरे पर हार की छाया नहीं थी। उसके भीतर गहरी शांति थी, जैसे वह समझ चुका था कि असली धुन बांसुरी में नहीं, दिल में बसती है। उसने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज हवा के साथ बहकर खेतों की ओर फैलने लगी, दर्द से भरी पर आशा से भी रोशन। वह धुन किसी एक के लिए थी, और उस धुन को सुनने के लिए किसी के पास कानों की नहीं, दिल की जरूरत थी। सुबह हुई। हवेली की दीवारें अब पहले से अधिक भारी और संकरी महसूस हो रही थी, लेकिन राधिका अब वह लड़की नहीं थी जो कल रात बिना जवाब के रो रही थी। आज उसके चेहरे पर एक शांत, मजबूत निर्णय था। उसने खिड़की के बाहर देखा। दूर कहीं से वही धीमी गुनगुनाहट हवा में तैर कर आई। उसे उसके स्रोत को पहचानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी। यह कालिया की पुकार थी, बिना आवाज के, बिना बुलावे के, सिर्फ एहसास में। राधिका धीरे से कमरे के दरवाजे के पास गई। उसकी मां दरवाजे के बाहर खड़ी थी। शायद वह जानती थी कि यह पल आने वाला है। मां की आंखों में चिंता भी थी, डर भी और प्रेम भी। मां ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चाबियों का गुच्छा राधिका के हाथ में रख दिया। यह चाबी किसी दरवाजे की नहीं थी, यह बंधन टूटने की चाबी थी। राधिका ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। यह कदम सिर्फ बाहर निकलने का नहीं था, यह कदम अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेने का था। उधर जैसे हवा ने संदेश पहुंचाया हो, कालिया भी अपने स्थान से उठ गया। वह पीपल के पेड़ से धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ा। दूर खेतों की पगडंडी पर दोनों एक दूसरे को देखते हुए चल रहे थे। कोई दौड़ नहीं थी, कोई बोलना नहीं था, कोई आंसू नहीं था। बस 2 आत्माएं थी जो बिना बोले एक दूसरे के भीतर की आवाज सुन रही थी। जब वे आमने सामने खड़े हुए तो शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। बात कह दी गई थी, निर्णय ले लिया गया था। प्रेम अब डर नहीं था, अब प्रेम ताकत था। जब राधिका और कालिया खेतों की पगडंडी पर आमने सामने खड़े थे, उसी समय गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि जमींदार की बेटी हवेली से अंधेरे में बाहर चली गई है, और जिसने उसे रोका भी नहीं, वह कोई और नहीं बल्कि वही लंगड़ा चरवाहा था जिसके बारे में गांव ने न जाने कितने ताने, कितनी कहानियां और कितने अपमान सहेज रखे थे। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए। कुछ के लिए यह प्रेम था, कुछ के लिए विद्रोह, और जमींदार के लिए उसकी प्रतिष्ठा पर चोट थी।
उसकी सत्ता पर सवाल था। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में आग थी, जो सिर्फ क्रोध नहीं बल्कि यह डर भी था कि कहीं उसकी बेटी उसकी ही बनाई दीवारें तोड़कर ऐसी दुनिया में न चली जाए जहां जमींदार का नाम कोई मायने नहीं रखता। उसने गांव के मर्दों को बुलाया, हथियार उठाए गए और आदेश उसी एक वाक्य में समा गया, उन्हें वापस लाओ, चाहे जिस कीमत पर। लेकिन उधर पगडंडी पर खड़े राधिका और कालिया के भीतर कोई डर नहीं था। राधिका ने अपना हाथ धीरे से कालिया के हाथ में रखा, वह हाथ जो लोगों ने हमेशा कमजोर कहा, टूटा हुआ कहा, पर राधिका को वही हाथ सबसे सच्चा और सुरक्षित लगा था। कालिया के चेहरे पर कोई विजय का भाव नहीं था, न ही किसी प्रकार का विरोध या घमंड। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह जानता था कि प्रेम लड़ाई नहीं मांगता, वह बस सही रास्ता चुनने की ताकत देता है। वे दोनों साथ साथ गांव की ओर नहीं बढ़े, बल्कि नदी की ओर चल दिए। वह नदी जिसने उनकी पहली मुलाकात देखी थी, वही नदी जो उनके दर्द की साक्षी थी, वही नदी जो अब उनके निर्णय की गवाह बनने वाली थी। इधर गांव की टोली मशालों और लाठियों के साथ खेतों से गुजरते हुए नदी की तरफ बढ़ने लगी। हवा में तनाव था, ऐसा तनाव जो इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है। पर उस नदी किनारे, जहां पानी चांदनी को अपने दर्पण में थामे खड़ा था, वहां राधिका और कालिया ठहरे हुए थे। कोई भागने की कोशिश नहीं, कोई छिपने की कोशिश नहीं। राधिका ने धीरे से कहा, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। उसकी आवाज में कांप नहीं था। कालिया ने उसकी ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे रास्ता आसान हो या कठिन। राधिका मुस्कुराई। वह मुस्कान न दुख की थी न खुशी की, वह थी पूर्णता की मुस्कान। उसी क्षण मशालों की रोशनी उनकी ओर बढ़ती दिखी। गांव के कदमों की आवाज, पानी की लहरों की हल्की सांस और रात का भारी सन्नाटा सब एक साथ मिलकर समय को स्थिर कर रहे थे। लेकिन अब कुछ बदलने वाला था। यह वह पल था जहां प्रेम को विश्व से सामना करना था। नदी किनारे मशालों की रोशनी करीब आती जा रही थी। गर्म लौ की चमक और पानी की ठंडी नमी के बीच हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा संसार अपनी सांस रोके खड़ा हो। जमींदार सबसे आगे था। उसके चेहरे पर गुस्से की नहीं, बल्कि घायल अहंकार की छाया थी। उसके पीछे गांव वाले थे, कुछ डर से, कुछ तमाशे के इरादे से और कुछ इस सोच के साथ कि आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। राधिका और कालिया वहीं खड़े थे, न पीछे हटते, न आगे बढ़ते, बस दृढ़, सीधा और सच्चा। राधिका के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी तूफान से नहीं टूट सकती। जमींदार जैसे ही उसके सामने पहुंचा, उसकी आवाज भारी और कठोर थी। राधिका, ये कैसी नादानी है? इस लंगड़े, निर्धन, नीची जात वाले चरवाहे के लिए तुम अपने खानदान, समाज और नाम को दांव पर लगा रही हो। राधिका ने पहली बार बिना झुके अपने पिता की आंखों में सीधा देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी स्थिर कि हर शब्द हवा पर तराशा हुआ लगता था। पिताजी, अगर समाज मेरी खुशियों से बड़ा है, तो फिर यह समाज इंसान के लिए है या इंसान समाज के लिए? गांव पर एक क्षण का मौन छा गया, जैसे किसी ने अचानक सबके दिलों को पकड़ लिया हो। जमींदार कुछ कहने ही वाला था कि कालिया आगे बढ़ा। उसका पैर लंगड़ाता था, पर उसका आत्मसम्मान सीधा खड़ा था। उसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन भीतर आग की धारा थी। मैं राधिका को छीनने नहीं आया साहब। प्रेम छीनने की चीज नहीं होता। अगर वह मेरे साथ चलना चाहे तो यह उसका निर्णय है, अगर नहीं तो मैं हमेशा की तरह दूर चरागाहों में अपने झुंड के साथ लौट जाऊंगा। गांव के कई लोगों की गर्दनें झुक गईं, क्योंकि पहली बार उन्हें एक सच्चा आदमी दिखा, गरीबी में, दुख में, लेकिन सम्मान के उजाले में खड़ा हुआ। जमींदार के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि कालिया दुश्मन नहीं था, वह बुरा नहीं था, चरित्र में उससे भी ऊंचा खड़ा था। लेकिन अहंकार को सच्चाई से ज्यादा तेजी से कुछ नहीं जलाता। जमींदार ने गुस्से में कहा, राधिका वापस चलो, और ये आखिरी बार है जब तुम इस चरवाहे से बात कर रही हो। पर इस बार राधिका ने पिता का हाथ नहीं पकड़ा, उसने कालिया का हाथ पकड़ा, थामकर, छिपाकर नहीं।
और ये दृश्य वह था जिसे देखकर पूरा गांव अंदर से हिल गया, क्योंकि आज एक लड़की सिर्फ प्रेम में नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। उसकी आवाज अब साफ, तेज और अटल थी। पिताजी, आपने हमेशा मुझे कहा था कि इंसान का दिल सबसे कीमती होता है, तो आज जब मैंने अपना दिल चुन लिया तो आप उसे गलत कैसे कह सकते हैं? ये प्रश्न किसी एक पिता से नहीं, पूरे समाज से था। हवा स्थिर हो गई, नदी गहरी लगने लगी और चांद जैसे मुस्कुरा उठा। उसी क्षण गांव के बुजुर्ग, जो अब तक चुप थे, आगे आए। उन्होंने धीरे से कहा, जमींदार साहब, आपके सामने खड़ी ये लड़की आपकी बेटी ही नहीं, इस गांव का भविष्य है। और ये जो लड़का है, ये कोई अपराधी नहीं, ये तो वही है जिसने हमेशा इस गांव की गायों की रखवाली की, तूफानों में खेतों को संभाला, भेड़िए से बच्चों को बचाया। अगर यही प्यार गलत है तो शायद हम सबकी सोच गलत है। अब शांत होने की बारी जमींदार की थी। उसके चेहरे की कठोरता टूट रही थी। उसकी आंखें राधिका और कालिया के हाथों की ओर गई। दो हाथ जो समाज की सारी दीवारों के बावजूद एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे। जमींदार का सीना भारी हुआ, उसकी सांस गहरी हुई और पहली बार उसकी आंखों में कठोरता की जगह थकान आ गई। लेकिन निर्णय अभी हुआ नहीं था, सिर्फ शुरुआत हुई थी। नदी के किनारे खड़े सभी लोगों के बीच समय जैसे ठहर गया था। राधिका का हाथ अब भी कालिया के हाथ में था और उस पकड़ में कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, बस दृढ़ता थी, विश्वास था और वह सच्ची रोशनी थी जो केवल प्रेम में जन्म लेती है। दूसरी ओर जमींदार की आंखों में तूफान था। उसके भीतर दो संसार आपस में लड़ रहे थे। एक वह संसार जो वह वर्षों से जीता आया था, जहां नाम, प्रतिष्ठा, जाति और मान बंधे हुए थे, और दूसरा वो संसार जो उसकी बेटी के सामने खड़ा था, सच्चा, जीवित और मानवीय। गांव के लोग मौन थे। हर चेहरा एक दर्पण बन चुका था, जिसमें समाज की कठोरता और साथ ही प्रेम की कोमल पुकार दोनों साथ दिखाई दे रहे थे। जमींदार ने अपने हाथों को मुट्ठी में भींचा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए आंसू की चमक दिखी, पर उसने उसे कठोरता में छिपा लिया। उसने भारी आवाज में कहा, अगर आज मेरी बेटी इस चरवाहे के साथ जाती है तो यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं, यह मेरी पीढ़ियों की इज्जत का अंत होगा और मैं ऐसी हार नहीं सह सकता। यह सुनकर कालिया ने धीरे और शांत स्वर में कहा, साहब, इज्जत किसी दीवार में, नाम में या खून की ऊंचाई में नहीं होती। इज्जत दिल में होती है। अगर आपका दिल बड़ा है तो आज आपका मान बढ़ेगा। अगर दिल छोटा हुआ तो चाहे आप राजा हों, दुनिया आपको छोटा कहेगी। उसके शब्दों में कोई चुनौती नहीं थी, वहां सिर्फ सच्चाई थी, निर्मल और बिना हथियार की सच्चाई। राधिका ने अपने पिता के करीब जाकर कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। आप ही ने मुझे साहस सिखाया, सत्य पर चलना सिखाया। अगर आज मैं डरकर पीछे हट जाऊं तो मैं आपकी सिखाई हर बात को धोखा दूंगी, और अगर कालिया को छोड़ दूं तो मैं खुद को धोखा दूंगी। यह कहकर उसकी आवाज कांपी नहीं बल्कि और गहरी हो गई। जमींदार यह सब सुन रहा था, पर उसका अहंकार अब भी उसके भीतर की दीवारों को मजबूत कर रहा था। उसने गांव वालों की ओर देखा, जैसे उनसे समर्थन की उम्मीद कर रहा हो, पर इस बार गांव की आंखों में न्याय था, डर नहीं। बुजुर्गों ने धीरे से कहा, साहब, बेटी को बंद करके रखा जाए तो वह परछाई बन जाती है, और अगर उसे उड़ने दिया जाए तो वह परिवार का गर्व बनती है। इतने में हवा तेज हुई, नदी की लहरें किनारों से टकराईं। दुनिया जैसे संकेत भेज रही थी कि निर्णय का समय आ चुका है। जमींदार ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा पत्थर और पानी दोनों में बट गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें झुका ली, और जब उसने राधिका और कालिया की ओर देखा, उसकी आवाज भारी थी पर कांप रही थी। मैं इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकता। यह सुनते ही हवा रुक गई, नदी शांत हो गई और राधिका का दिल एक क्षण के लिए टूट गया, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि उसी पल, बिना कहे, बिना समझाए, कालिया ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया, और राधिका मुस्कुराई, टूटकर नहीं और मजबूत होकर, क्योंकि यह प्रेम अब सिर्फ भाव नहीं था, यह संघर्ष बन चुका था। जमींदार के शब्द हवा में भारी पत्थर की तरह ठहर गए।
पर इस बार राधिका और कालिया ने पीछे देखने का कोई कारण नहीं छोड़ा था। उनका प्रेम अब डर की कोख से नहीं, साहस की मिट्टी से जन्म ले चुका था। राधिका ने अपने पिता की ओर आखिरी बार देखा। उस नजर में न शिकायत थी न कटुता, बस एक शांत सी विनती, समय के साथ समझ आ जाएगी पिता। पीछे और फिर वह कालिया के साथ चल दी। गांव के लोग चुप खड़े देखते रहे। कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि जो प्रेम सच होता है वह लोगों में खामोशी भर देता है, विरोध नहीं। वे दोनों नदी किनारे से आगे बढ़े, खेतों से गुजरे, पगड़ डंडियों से होते हुए दूर की ओर चले गए, जहां दुनिया की दीवारें कम थी और आसमान बड़ा था। कुछ महीनों बाद जंगलों के पास बसे एक छोटे से गांव में एक मिट्टी का छोटा सा घर खड़ा हुआ। घर बड़ा नहीं था, पर उसके आंगन में शांति रहती थी। कालिया ने फिर से अपनी बांसुरी को बनाना शुरू किया, और इस बार धुन टूटती नहीं थी, लोह नहीं थी, वह हवा में फूल की तरह फैलती थी। राधिका खेतों में काम करती, बच्चों को पढ़ाती और मुस्कुराती। उसकी मुस्कान में अब किसी हवेली की कैद नहीं, बल्कि खुले आकाश की आजादी थी। समय बीतता गया। एक दिन बहुत वर्षों बाद जमींदार बूढ़ा हो चुका था। आंखों की कठोरता पिघल चुकी थी। उसके भीतर वह शून्य था जिसे आदमी अपनी जिद से खुद पैदा कर लेता है। उसी समय गांव में खबर फैल गई, कहानी वाला कालिया चरवाहा और हवेली वाली राधिका अब वही पास के गांव में रहते हैं। जमींदार अकेला चल पड़ा, बिना किसी को बताए। जब वह उनके घर पहुंचा, राधिका आंगन में बैठी मिट्टी के दिए बना रही थी। उसने पिता को देखा और बिना कोई शब्द बोले बस धीरे से उठकर उनके सामने खड़ी हो गई। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, पर न किसी की हार न किसी की जीत, बस एक लंबा गहरा मानव होने का एहसास। जमींदार ने कांपते हाथों से राधिका का सिर छुआ और उतने ही सरल शब्द बोले जितना प्रेम सरल होता है, ए तुम खुश हो, बस इतना ही काफी है। पीछे भेड़ यह सुनकर कालिया बाहर आया। पहली बार जमींदार ने उसे आंखों में आंखें डालकर देखा, और इस बार उनमें न जाति थी न हैसियत, बस एक आदमी दूसरे आदमी को मानते हुए खड़ा था। उस दिन से कोई दीवार नहीं बची, ना समाज की, ना अहंकार की, ना वंश की। कहानी की सीख, प्रेम की ताकत उस समय प्रकट होती है जब वह डर पर नहीं, साहस पर खड़ा हो। समाज की दीवारें बहुत ऊंची हो सकती है, पर दिल जब सच्चा हो तो वह दीवारें धीरे धीरे ढह ही जाती हैं।